Bismillahirrahmanirrahim. Now, what we did in our last video was we understood what are different types of markets, and then we came up to perfect competition, and we kind of understood that what are the conditions under which a market can be called perfectly competitive. ठीक है, उसमें हमने ये सारी assumptions की कि उसमें बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिकल होती है, फर्म्स आर फ्री टू एंटर और एग्जिट द मार्केट, दे हैव परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू आर फ्रीली मोबाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, और कमोडिटी की जो मूवमेंट है फॉर सेल पर्पसेस वो अनरिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, अब इस किस्म की मार्केट में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स की शेप किस तरह की होती है. देखिए, किस्सा हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. हमने स्टोरी जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी कॉस्ट से. हमने कॉस्ट अंडरस्टैंड किया, टाइप्स ऑफ कॉस्ट अंडरस्टैंड की, फिर हमने शॉर्ट रन कॉस्ट्स की, लॉन्ग रन कॉस्ट्स की. ठीक है, फिर ये वन साइड ऑफ द पिक्चर थी. फिर हम आ गए रेवेन्यूज़ की तरफ. हमने अंडरस्टैंड किया रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू. अब हमने फिर ये स्टडी किया कि मार्केट्स कितनी किस्म की होती हैं. फिर हम उसमें मार्केट्स की डिटेल में हम गए तो कंपटीशन के एतबार से हमने मार्केट्स उठा ली, जिनकी दो मेजर डिविजन्स हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट. सॉरी. अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में अब हम रेवेन्यू कर्व्स करेंगे. इस तरह इम्परफेक्ट कंपटीशन जो थे वो ओलिगोपोली, मोनोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोप्सनी, उन सब में से हम सिर्फ करेंगे मोनोपोली के लिए. और जैसे मोनोपोली के कर्व्स होते हैं, बाकी टाइप्स के लिए भी रेवेन्यू कर्व्स वैसे ही होते हैं. तो इसलिए इसकी डिस्टिंक्शन इस तरह की गई है कि रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड रेवेन्यू कर्व्स अंडर इम्परफेक्ट. ठीक है, क्योंकि इम्परफेक्ट जितनी भी किस्में हैं उन सारे के लिए कर्व्स की शेप एक ही होती है. अच्छा, अभी तक जितनी भी मैंने आपको अजम्पशंस कराई उसमें मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो वो जितनी भी अजम्पशंस थी वो एक ही बात की तरफ पॉइंट आउट करती थी कि फर्म्स, चीज़ों को बनाने वाली फर्म्स नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. और ये भी, और उनको परफेक्ट नॉलेज है हर चीज़ की प्राइस से मुतालिक. लिहाजा ना फर्म ना कंज्यूमर कोई भी अपनी किसी एक्शन से मार्केट प्राइस को ऑल्टर नहीं कर सकता. बस ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो ये रेवेन्यू कर्व्स आपको कभी भी नहीं भूलेंगे. देखें, हमने रेवेन्यू कर्व्स के लिए हमने यहाँ पे प्राइस क्या लिखी है, सेम ₹4. लेट से वो कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहे थे, कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे थे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन हर एक पेंसिल कह लो, चलो एक पेंसिल जो थी वो कितने की बिक रही थी, ₹4 की. तो एक प्रोड्यूस हो रही थी तब भी कीमत 4 थी, मार्केट में 2 आई तब भी कीमत 4 है, 3 आ गई तब भी 4 है, 4 पर भी 4 है और 5 पे भी 4 है. मतलब ये 500 से 5000 भी हो जाए तो कीमत उसकी हमने क्या रखनी है, सेम. आप यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते थे, मैंने 4 लिख लिया है. ठीक है, ये बेसिक अजम्पशन बस अगर आपको याद रह गई तो आपको कभी भी ये टेबल्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद ब खुद ही इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. जस्ट कीप द नंबर स्मॉल सो दैट योर कैलकुलेशंस आर इजी एंड यू कैन फिट इट नाइसली इन अ ग्राफ ऑन अ पीस ऑफ पेपर. अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, प्राइस और यूनिट ऑफ आउट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन रुपीज़. यूनिट्स ऑफ आउटपुट यानी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो मैंने ले ली. अब मुझे इसका टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है. टोटल रेवेन्यू मैंने आपको बताया था, इट इज़ प्राइस टाइम्स द आउटपुट. सो वी हैव 4, 1 टाइम 4 is 4, 2 4s are 8. I'll do this because I tend to write टेढ़ा मेढ़ा लिख देती हूँ. ओके, 3 टाइम 4 is 12, 4 टाइम 4 is 16 and 5 4s are is 20. तो ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू.
इस टोटल रेवेन्यू को आप देखें, आप इसको एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको कहा था ना आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट आर द शेप्स ऑफ रेवेन्यू कर्व्स, या व्हाट शो द रिलेशनशिप ऑफ द रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये सारी कहानी आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि देखें फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट टोटल रेवेन्यू इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग एज आउटपुट इंक्रीजेस, यानी जितनी आउटपुट बढ़ती जा रही है टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब टोटल रेवेन्यू से हमने एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही था कि टोटल रेवेन्यू को आप आउटपुट पे डिवाइड करते जाओ, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ गोइंग टू बी 4, 8 divided by 2 is going to be 4, 12 divided by 3 is going to be 4, 16 divided by 4 is going to be 4, and 20 divided by 5 is going to be 4। ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू जो कि कॉन्स्टेंटली 4 है। इन अदर वर्ड्स जो इस चीज़ की कीमत है वही उनका एवरेज रेवेन्यू भी है। अब आपने नेक्स्ट निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अब चेंज इन टोटल रेवेन्यू देखें, इससे पीछे के स्टेप में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, आउटपुट 0 थी, तो 4 माइनस 0 इज़ 4, और इससे पहले 4 माइनस 0 इज़ 4 एंड 1 माइनस 0 इज़ 1, यानी आपका मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 4। सेकेंड स्टेज में आप देखें 8 माइनस 4, ये आपका चेंज इन टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। 8 माइनस 4 इज़ 4 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1। देखिए एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, मुझे हर स्टेज पे ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, इन सब का आंसर 1 ही है। तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट इस कॉलम में हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, और 1 से जब कोई चीज़ डिवाइड होती है आपका आंसर वही आता है जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा होता है, ठीक है। तो मैं अब इसको नहीं बोलूँगी कि डिवाइडेड बाय 1, इट्स अंडरस्टूड। तो हम सिर्फ अपना चेंज इन टोटल रेवेन्यू देखते जाते हैं। 8 माइनस 4 इज़ 4, 4 डिवाइड बाय 1 इज़ गोइंग टू बी अगेन 4, 12 माइनस 8 इज़ 4, अगेन 4 बाय 1 इज़ 4, 16 माइनस 12 इज़ 4, 4 बाय 1 इज़ 4। मैंने कहा कि मैं नहीं बोलूँगी बट स्टिल आई एम सेइंग इट, सो जस्ट ignore my repetitiveness। 20 minus 16 is 4, divide by 4 is divide by 1 is 4, ठीक है। ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप कि यहाँ पर चलिए मैं यहीं पर ड्रॉ कर लेती हूँ। रिलेशनशिप शो करने के लिए आपको ये ग्राफ्स वर्टिकली बनाने चाहिए एक दूसरे के नीचे, ताकि आप शो कर सकें, उसमें कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। साइड बाय साइड भी बहुत सारे ग्राफ्स कंपेयर होते हैं, इसके लिए बेहतर ये है कि आप वर्टिकल कंपैरिजन करें। तो हम एक ग्राफ इसके लिए बना लेंगे और एक हम इन दोनों के लिए बना लेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू चूज़ एन अप्रोप्रिएट स्केल। लेट्स फर्स्ट से वी टेक output on x-axis and revenues on y-axis, right। मैक्सिमम मेरा यहाँ पर जा रहा है 20 तक, ठीक है। तो मुझे ले लेना चाहिए 20 तक जा रहा है टोटल रेवेन्यू, हाँ। सो आई कैन टेक 4, 8, 12, 16 and 20, just enough to fit my scale, ठीक है। और output is till 5, so I can easily take 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक। तो पहले हम अपना टोटल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट एम आई डूइंग, मैं हर आउटपुट पे फर्म का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू प्लॉट कर रही हूँ। तो जब वो एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे इनका आउटपुट 4 था, सेकेंड यूनिट पे इनका आउटपुट 8 हो गया, 3 पे इनका आउटपुट 12 हो गया, 4 पर इट वाज 16 एंड ऑन 5 इट वाज 20, ठीक है। नाउ आई जॉइन इट
together and I get a line which is increasing in the upward direction. It is continuously increasing, and this is our total revenue curve for a perfectly competitive market. ठीक है, अब इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना दूसरा पैनल, जिसमें ये बाकी दोनों कर्व्स हम ड्रॉ करेंगे. आई होप इट डजेंट गेट मेसी हेयर. अच्छा, इसमें तो देखें आसान बात है, मुझे कितना चाहिए, 4 ही तक ही चाहिए. सो आई कैन ईज़िली टेक, बस यहाँ पे 4 ही लिखना है. यहाँ पर वाई एक्सिस पे मैं रेवेन्यूज़ ले रही हूँ, एक्स एक्सिस पे मेरी आउटपुट है. 1 2 3 4 5. अब मैंने ये दोनों प्लॉट करने हैं. 1 पर भी 4 है, 2 पर भी 4 है, 3 पे भी 4 है, 4 पे भी 4 है और 5 पर भी 4 है. तो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई विच इज़ माय एवरेज रेवेन्यू. अब इसी ग्राफ में मुझे अगर मार्जिनल रेवेन्यू भी ड्रॉ करना है तो आप वो कमाल देखें. 1 पर 4, 2 पे 4, 3 पे 4, 4 पे 4, 5 पे 4, तो वो यही लाइन आ जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू से. वो तो यहाँ पे भी ऑब्वियस था. ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो किसके बराबर आ गए, प्राइस के. यानी परफेक्ट कंपटीशन में आपकी जो चीज़ की कीमत होती है वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी होता है, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है. ठीक है, और आप देखें कि एज आउटपुट इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, but your average and marginal revenue remain the same. They remain the same as output is increased. ये रिलेशनशिप इनका हो गया कि टोटल रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, लेकिन आपका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो इन्फिनिटली इलास्टिक है. ठीक, वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल हॉरिजॉन्टल शेप्ड है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ठीक हो गया, और वो हम जितनी भी आउटपुट बढ़ेगी वो आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा और इन्फिनिट इलास्टिसिटी शो करेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन. तो जब भी आपसे ये आपको देखे ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR इज़ इक्वल टू डैश, तो उसमें MR भी आ सकता है, प्राइस भी आ सकता है. इसको इस तरह भी आपको दिया जा सकता है कि इन परफेक्ट कंपटीशन AR कर्व इज़ पैरेलल टू द, तो आपने कौन सा एक्सेस लिखना होगा, एक्स एक्सेस, या MR इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, या प्राइस इज़ इक्वल टू AR या MR. वो आपको किसी भी एंगल से ये पूछ सकते हैं. इनका रिलेशन भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन इन परफेक्ट कंपटीशन टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूसली राइजेस, हाउएवर AR रिमेन्स द डैश, they remain the same, or yeah, they remain equal to MR, they remain equal to the price prevailing in the market. तो ये हो गए आपके रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन. और बस ये पॉइंट आपने याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स क्या होती हैं, दे आर प्राइस टेकर्स. दे कैन नॉट डिक्टेट द प्राइस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्राइस टेकर्स. ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि प्राइस टेकर्स किस टाइप के कंपटीशन में होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में. और उनके प्राइस टेकर होने की वजह क्या है, वो वजह वो तमाम उनकी अजम्पशंस हैं जिसकी वजह से वो प्राइस टेकर बन जाते हैं. सही हो गया. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोनोपोली. ठीक है, हमने अभी तक कर लिया परफेक्ट कंपटीशन, उसकी अजम्पशंस और उसके कर्व्स. अब हम आ गए मोनोपोली पर, और मोनोपोली में हम आ जाएंगे उसके रेवेन्यू कर्व्स की तरफ. जैसे अभी परफेक्ट कंपटीशन के बनाए हैं तो हम मोनोपोली के भी बना लेंगे, और वही कर्व्स जो है वो बाकी तमाम मार्केट्स के में भी सेम ही होते हैं. अच्छा, जस्ट लेट्स गो थ्रू द मीनिंग अगेन.
What's monopoly? It's a market form which is controlled by a single firm, producer और seller. ऐसी मार्केट जिसमें सिर्फ एक फर्म हो या एक प्रोड्यूसर हो या चीज़ को बेचने वाला एक हो, वो क्या कहलाएगी? मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोली. It's a situation of market for some commodity when following conditions hold. यानी मोनोपोली में क्या कंडीशंस होंगी कि उसमें एक ही प्रोड्यूसर हो और उस चीज़ का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट न हो. ठीक है, उस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट हो गया अगर मार्केट में, तो फिर वो मोनोपोली तो नहीं रहेगी ना, वो तो फिर किसी और टाइप का कंपटीशन बन जाएगा. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ सिंगल प्रोड्यूसर एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट. चीज़ को बनाने वाला एक ही प्रोड्यूसर है. अच्छा, अब एक मोनोपोली में आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है. जब यहाँ पर हम परफेक्ट कंपटीशन का कर रहे थे, हमने आउटपुट लिखी थी, ठीक है, और प्राइस को सेम रखा था. इसकी वजह थी सेम रखने की. अब परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी आपने देखें, ये मैं साथ साथ रख देती हूँ कि आप थोड़ा कंपेयर कर सको. आउटपुट लिखनी है, 1 से बढ़ाते जाएं, किसी भी मैक्सिमम नंबर तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन प्राइस को आपने रिड्यूस करते जाना है. इसकी वजह क्या है कि मोनोपोलिस्ट दो तरह से अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा करने की कोशिश करता है. वो क्या करता है? कम प्रोड्यूस करता है तो उसकी कीमत ज़्यादा रखता है, और अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसकी कीमत को कम करता जाता है ताकि उसका टोटल सेल ज़्यादा हो, लोग उसकी चीज़ ज़्यादा ख़रीदें. ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था ना कि आप की प्राइस जब क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी प्राइस गिरती है. देखें, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली इंक्लाइंड होता है. आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मोनोपोलिस्ट का जो एवरेज रेवेन्यू कर्व, इवन इफ़ आई फॉरगेट एट दिस पॉइंट आई विल टेल यू कि मोनोपोलिस्ट का एवरेज रेवेन्यू कर्व उसका डिमांड कर्व ही होता है. ठीक है, जो कि नेगेटिवली इंक्लाइंड आएगा अभी ग्राफ्स में भी. तो आपने जब टेबल बनाना है, आउटपुट को आपने बढ़ते हुए दिखाना है, फिर प्राइस को भी आपने गिरते हुए दिखाना है. रीज़न क्या है कि मोनोपोलिस्ट व्हेन सेल्स अ लिटिल क्वांटिटी इन द मार्केट ही कीप्स द प्राइस हाई. थोड़ा बेचे, ज़्यादा कीमत पे बेचेगा, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा. अगर वो क्वांटिटी बढ़ाता है तो फिर वो अपने ज़्यादा क्लाइंट्स को कैच करने के लिए उसकी प्राइस भी कम करता चला जाता है. इन दैट केस भी उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने वाला है नहीं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके कर्व्स की तरफ. तो उसके लिए हमें ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. वही टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? P इंटू क्यू. तो हम इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं. ठीक है, 1 टाइम्स 10 इज़ 10, 2 times 9 is 18, 3 times 8 is 24, 4 7 times is 28, है ना? 28 ही होता है ना? I hope I'm not doing anything wrong. 4 times 7 is 28. 6 times 5 is 30. Again 6 times 5 is 30. 7 times 4 is 28. ठीक है, ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू. नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू कैसे फाइंड करते थे? टोटल रेवेन्यू को आउटपुट पे डिवाइड करते थे. अब देखो, यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ था, लेकिन दिस वाज P इंटू क्यू, और ये तो हमें क्लियर है कि ये टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना है Q से, तब हमें एवरेज रेवेन्यू मिलेगा. तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, 10 divided by 1 is going to be 10. 18 divided by 2 gives us 9 2s are 18, so 9. 24 divided by 3 is 8. 28 divided by 4 is 7. Let me draw these lines. ठीक है. अच्छा, 30 divided by 5 is 6. 30 divided by 6 is 5 and 28 divided by 7 is 4. तो ये देखो, एवरेज रेवेन्यू आपका प्राइस के इक्वल आ रहा है.
यानी ये डिमांड कर्व ही है ना, इसीलिए तो प्राइस के बराबर आ रहा है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू अब कैसे करेंगे? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन आउटपुट हमारी 1 ही है, क्योंकि 1 से ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो टोटल चेंज इन टोटल रेवेन्यू को हमने डिवाइड करना होगा कह लो 1 से, क्योंकि चेंज इन आउटपुट तो हमारा 1 ही है। तो टोटल रेवेन्यू ये क्या आ जाएगा? पहले वाला 10 माइनस नथिंग इज़ 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10। 18 माइनस 10 क्या आ जाएगा? ये भी आपका आ जाएगा 8। 8 को 1 पे डिवाइड करो, 8 ही आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 24 माइनस 18। 24 माइनस 18 होगा तो ये आ जाएगा आपका 6। लेट मी माइनस इट हेयर। ओ माय गॉड, आई एम 14 में से 8 गए तो 4 एंड 4, यस 16 ही आता है, 6 ही आता है, सॉरी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसी तरह 4, उसके बाद आपका आ जाएगा 2, 5 पे आपका आ जाएगा आंसर 0, और इसी तरह नेक्स्ट आपका आ जाएगा -2। ठीक है, ये आपकी सारी कैलकुलेशंस आ गई। अब इनका रिलेशन शो करने के लिए हमें इनको प्लॉट करना पड़ेगा। आप चाहो तो जिस तरह पिछले ग्राफ में हमने किया था, टोटल के लिए आप अलग कॉलम अलग बना लें, और उसके नीचे ही वर्टिकली आप एक पैनल में जो है मैंने शायद कॉलम बोला है, दूसरे पैनल में आप एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू दिखा दें। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त स्पेस इस तरह इस तरह है हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसको एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक माई वाई एक्सिस एंड माई एक्स एक्सिस. My output is going to be plotted on x-axis and all the revenue curves on y-axis. Output is still 7, so 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा सा दूर बन गया 7, और चलो 8 भी लिख लेते हैं, हालांकि यहाँ पे मैंने 8 लिखा नहीं। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम मेरा 30 तक जा रहा है, ये इसमें मेरा मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे हर सूरत यहाँ पर तकरीबन 30 तक तो इसको लेके ही जाना है। तो कीपिंग द स्पेस इन माइंड आई विल राइट 10 20 एंड 30। ठीक, अब मैं पहला इसमें ड्रॉ करती हूँ अपना टोटल रेवेन्यू against output. So when the output was 1, my total revenue was 10, और of course जब output 0 थी तो total revenue भी 0 था, वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो understood है। Second output पे my total revenue was 18, so it's going to be near 20. On third my total revenue was 24, so a little behind than the half. On fourth my total revenue is 28, so almost near 30. On fifth output my total revenue was 30. On sixth it was again 30, तो वो बिल्कुल उसके सामने एक पॉइंट आ जाएगा। On seventh it dropped and it became 28, तो ये सॉरी यहाँ पर आ जाएगा। Now I am going to join all these points together. ठीक है, and what do I get? I get my total revenue curve. And what is the pattern of total revenue? That as output increases, total revenue increases in the beginning. ठीक है, शुरू में बहुत शार्प राइज हुआ है, इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। आप यहाँ पर डिफरेंस देखो ना, 8 की जंप थी, 0 से 10 हुई, 10 की जंप थी, और फिर 10 से 8 की जंप हुई, फिर 8 से जो है वो 24 पर, मतलब 18 से वो 24 पर चली गई थी, 6 की जंप हो गई थी, फिर उसके बाद 4 की जंप हुई। यानी बढ़ रहा था लेकिन बढ़ने का रेट उसका डिक्रीज़ हो गया, और एक पॉइंट पर आकर तो वो कांस्टेंट ही हो गया। यानी सिक्स्थ आउटपुट पर जो है 6 यूनिट पर इनका टोटल रेवेन्यू बिल्कुल जो है दैट बिकेम मैक्सिमम। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं
कि 6th पे इट बिकेम मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट इट ड्रॉप्ड, यानी जब 6th से 7th यूनिट प्रोड्यूस किया गया तो टोटल रेवेन्यू बजाय बढ़ने के गिर गया। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। अब इसी में हम इस प्लॉट कर लेते हैं अपना एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, वन आउटपुट पे एवरेज रेवेन्यू था 10, सो वी हैव द सेम पॉइंट। ऑन सेकेंड इट वाज 9,9,8,7,6,5,4, यानी कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहा है, तो ये यहाँ पर है। थर्ड पे उससे भी थोड़ा नीचे, फोर्थ पे उससे भी नीचे, फिफ्थ पे, ठीक है, और भी नीचे है, और 6 पे जाकर ये तकरीबन 6 पे जाकर यहाँ पर आना चाहिए हाफ पे। अच्छा, 6 पे मैं आपको बता रही थी कि ये हाफ पर आ गया और 7 पर ये 4 पे आ गया, तो समवेयर हेयर थोड़ा सा मुझे ज़रा सा स्लाइटली इससे ऊपर बनाना चाहिए था, और फिर इन सब को हम ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाया होता ना तो ये इस तरह आपके पास लाइन आती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज रेवेन्यू। ठीक, अब इसके साथ हम बना लेते हैं अपना मार्जिनल रेवेन्यू अगेंस्ट आउटपुट। So on 1 it was 10, so we have the same point. On number 2 it became 8, जो कि ये पॉइंट अब आता है। ठीक है, 9 ज़रा इससे ऊंचा होना चाहिए था, और 3 पे ये आता है 6, तो यहाँ पर 5 है तो 6 तकरीबन ये पॉइंट आ रहा है आपके पास। फोर्थ पे ये 4 आ गया, यानी अगर ये हाफ है तो उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया। फिफ्थ पॉइंट पर हमारे पास 2 आ गया, विच इज़ दिस पॉइंट। On 6 it became 0, which is here, and on 7th it became -2, तो -2 तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, तो अगर यहाँ पर -10 है तो -2 समवेयर आपका इधर लाई करेगा करीब। ठीक है, अब जब आप इन सबको ज्वाइन कर लेंगे ये आपकी शेप आ जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू की। ठीक, आई शो यू, यहाँ पे तो शायद बड़ा मुझसे कंजेस्टेड बन गया है। आई शो यू कि ये जब आप बनाएंगे तो ये आपका बिल्कुल इस तरह बनेगा। ठीक है, और ये बना भी है। ये आगे तक इसलिए गया हुआ है कि इस बुक के टेबल में उन्होंने आगे तक की वैल्यूज़ ली हुई हैं मैंने ये पोर्शन ड्रॉ नहीं किया, वरना ये कर्व हमारा यहाँ भी आके मिल जाता। नाउ कमिंग टूवर्ड्स देयर रिलेशन, आप देखें जब टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम है वहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है। वो आप यहाँ से भी देख सकते थे कि जहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम था वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो था। जब आपका टोटल रेवेन्यू ड्रॉप करना शुरू कर देता है तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। ठीक है, कि व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, मैं यहाँ अगर लिख भी दूँ व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, तब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। व्हेन टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, ये सारे ब्लैंक्स में आ सकते हैं। इन एट ऑल पॉइंट्स एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स अबव देन द मार्जिनल रेवेन्यू, यानी जितनी आउटपुट बढ़ती जाती है एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि मोनोपोलिस्ट है भाई वो, तो उसके अलावा तो कोई चीज़ कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो उसका एवरेज रेवेन्यू ऊंचा ही रहता है, बल्कि जितनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होती जाती है उसका मार्जिनल रेवेन्यू का गैप ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स अबव देन द मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, और मार्जिनल रेवेन्यू आप देखो कि that's about it. I'll be repeating the same point. So this is how we show the relationship between total revenue, average revenue and marginal revenue in monopoly. अब अगर एक लम्हे को मैं आपको सिर्फ एक क्विक सा रिकैप दूँ कि अगर ये आपने ज़बानी याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपसे रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन के लिए मैं सिर्फ पीसी लिख रही हूँ,
परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व्स की क्या शेप होती है? टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूसली राइज करता है, लेकिन एक कर्व ही होता है, वही प्राइस भी शो करता है, वही एवरेज रेवेन्यू भी शो करता है, वही मार्जिनल रेवेन्यू भी शो करता है। लेकिन आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में क्या सीन आपका होता है, क्या हो रहा होता है कि आपका टोटल रेवेन्यू फर्स्ट स्पीड से बढ़ता है, देन द स्पीड स्लोज डाउन, बिकम्स कांस्टेंट, और फर्दर इट स्टार्ट्स फॉलिंग। सो दिस इज़ योर टोटल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू में आपकी ऐसे इन्वर्टेड वी टाइप की, आप याद रखने के लिए रख लें कि इन्वर्टेड वी की तरह की, यहाँ पर मैं एक बना देती हूँ कि ये आपका आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू हमेशा इससे ऊपर आएगा। तो अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करें कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा, और तमाम जितनी आउटपुट बढ़ती जाएगी, मोनोपोलिस्ट का एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा उसके मार्जिनल रेवेन्यू से, इट विल लाई अबव इट। और ये एवरेज रेवेन्यू कर्व मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व भी कहलाता है, सो इट इज़ नेगेटिवली इंक्लाइंड। ठीक, एक पॉइंट इसमें शायद मैंने अपने पीछे किसी वीडियोज़ में नहीं बोला, जैसे परफेक्ट कंपटीशन के लिए कहते हैं कि फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, मोनोपोली के लिए कहते हैं फर्म इज़ अ प्राइस डिक्टेटर और प्राइस गिवर, ठीक है। दीज आर टिपिकल फिल इन द ब्लैंक्स दैट मे कम. So let's see you in the next video, in which we will be moving on to altogether a new topic. ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स मैंने आज आपको कराए हैं, ये मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के स्मार्ट सिलेबस में भी बड़े क्लियरली मेंशन्ड है, और मेरे बीएस पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बेनिफिट बोथ ऑफ देम. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.